एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स ऑफ डिफेंस की दुनिया की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। हम यही आशा करेंगे कि हमारा देश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता रहेगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो वो इजिप्ट और भारत के कॉपरेशन को लेकर आ रही है और पूर्णतः हम कहें तो मैक्सिमम एचएएल की खबर से रिलेटेड आ रही है। सबसे पहले हम लोग इजिप्ट और भारत के कॉपरेशन के बारे में बात करते हैं। इजिप्ट ने फिर से ये दोहराया है, उनके प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आए हुए हैं, आपको पता है, स्पेशल गेस्ट थे, चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे परेड में। तो उनकी तरफ से पूरे डेलीगेशन आया हुआ है, उनकी तरफ से ये कहा गया कि वो तेजस को खरीदेंगे। पर हम ये जानते हैं कि ऑलरेडी इजिप्ट की इंडस्ट्रीज ने तो जो हल्के विमान के लिए या ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए KA-50 को चुन लिया है। तो किस तरह से फिर से तेजस को खरीदा जाएगा? हो सकता है आगे चल के हल्के लड़ाकू विमान की कैटेगरी में भारत की तेजस को खरीदा जाए, पर ये अभी तक फिर से उनकी तरफ कहा गया है कि हम तेजस खरीदेंगे। कब खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। और जो साउथ कोरिया के एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्रोग्राम था वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। इसके अलावा यूएई का एक डेलीगेशन आने वाला है हमारे हेलीकॉप्टर्स को जज करने के लिए और वो चाहते हैं उन हेलीकॉप्टर्स को खरीदना। एचएएल के द्वारा इन हेलीकॉप्टर्स को बनाया जाता है। चाहे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की बात करें हम लोग या लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की बात करें, ये क्लियर नहीं हुआ है कि किस हेलीकॉप्टर के लिए ये डेलीगेशन आ रहा है या ये जो टीम है वो आ रही है। पर कुछ लोगों का ये कहना है कि ये हमारे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के लिए आ रहे हैं और क्योंकि यूएई ऑलरेडी अपाचे हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करता है 30 की संख्या में, तो वो चाह रहे हैं कि इन हेलीकॉप्टर्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कोई हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर होना चाहिए जो कि भारत के पास है। तो इसका इवैल्यूएशन करने वो आ रहे हैं। अभी ये क्लियर नहीं है इसको लेंगे नहीं लेंगे, पर इवैल्यूएशन करने आ रहे हैं। इसके अलावा एचएएल के सीएमडी ने यह भी बताया कि इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर एचएएल एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाले ड्रोन को डेवलप करने का प्रयास कर रहा है। पर फिर से ये नहीं बताया गया कि कितना समय इसमें लगेगा, क्या टाइम बाउंड इसके लिए रखा गया है। हमने देखा है कि हम ऑलरेडी रुस्तम 2 ड्रोन या टापस ड्रोन जिसको कहा जाता है वो डेवलप कर रहे हैं। अभी इंडस्ट्री जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उनके पास कई अलग अलग प्रकार के ड्रोन है, पर भारत की सरकारी कंपनी या डीआरडीओ के पास कोई ड्रोन नहीं है जो कि फुली डेवलप हो गया हो। हाँ, रुस्तम 2 ड्रोन फुली डेवलप हो गया है, पर इसका अभी भी ट्रायल चल रहा है और अभी इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी को इसको नहीं दिया गया है यूजर ट्रायल करने के लिए और अभी इसमें 2-3 साल का और समय लग सकता है। पर एचएएल खुद भी ये कमर कस रहा है कि एक उनका ड्रोन भी होना चाहिए। पर जब तक एचएएल कमर कस के नया ड्रोन डेवलप करेगा तब तक एक कदम आगे ड्रोन की टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी होगी। ड्रोन की बात ही चली है तो नॉर्थरॉप ग्रूमन की बात हम लोग कर लेते हैं। उनका MQ-4C है जो कि बहुत बड़ा ड्रोन है और काफी हाई इंटेलिजेंस के साथ आता है। 60,000 फीट की ऊंचाई पे ये तो उड़ता है और 40 से 50 घंटों का इसका इंड्योरेंस होता है। ये हमारी नेवी के सामने वो रख रहे हैं। 2011 में एक प्रोजेक्ट सामने रखा गया था, तब भी वो भारत के सामने भारत की नेवी के लिए ये अपने ड्रोन रख रहे थे। अभी फिर से उन्होंने कहा है कि MQ-9 रीपर के साथ साथ अपनी नेवी के लिए ये ड्रोन भी खरीद लीजिए। ये जो ड्रोन हैं ये किसी लड़ाकू विमान की जद में आए हुए, किसी रडार की जद में आए हुए बहुत ही ऊंचाई से निगरानी कर सकते हैं, सर्विलांस कर सकते हैं। इंडियन नेवी के लिए तो बहुत बेहतर ड्रोन ये हैं और हाईली एफिशिएंट ये ड्रोन होते हैं, पर इनमें लगने वाला जो पैसा है वो भी बहुत ज्यादा होता है। अमेरिका के द्वारा बहुत 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 ज्यादा पैसा इन सब चीजों के लिए मांगा जा रहा है। भारत अपनी आवश्यकता और लगने वाली कीमत इसके बीच में इवैल्यूएशन करने के बाद ही खरीदेगा इनको। बात कर लेते हैं म्यांमार के अंदर रैंकिन शहर के अंदर या उस प्रोविंस में एक पोर्ट बन रहा है जिसको सिटवे पोर्ट कहा जाता है। तो ये अब बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है और जल्द ही इसका इनॉग्रेशन कर दिया जाएगा। अभी इसका इनॉग्रेशन करने में एक प्रॉब्लम ये है कि एक बहुत बड़ा शिप इस डॉक पर या इस पोर्ट पर आने वाला है और इसकी डॉकिंग होने के बाद ही ये जो ओपनिंग सेरेमनी है वो की जाएगी। तो भारत का बनाया हुआ ये पोर्ट म्यांमार के लिए, जो कि भारत और म्यांमार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और खासकर भारत के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अब बनकर तैयार हो चुका है और उसका इनॉग्रेशन किया जाना है। खास बात यहाँ पर यह है कि ये पोर्ट भारत को 30 साल की लीज के लिए मिलेगा। तो जहां हम लोग कहते थे कि चीन को ये पोर्ट मिल गए
चीन को वो पोर्ट मिल गए। भारत भी इस तरह का प्रयास कर रहा है। ये प्रयास नया नहीं है, 2009 से ही इसमें पैसे लगाए जा रहे हैं, अब जाके ये कंप्लीट हो पाया है। बात करते हैं नॉर्वे की। नॉर्वे के बैंक का पैसा या नॉर्वे की कंपनी के द्वारा, फंड मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा भारत और चीन के अंदर पैसे लगाए गए थे। भारत में किसमें? भारत में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंदर उनके पैसे लगे थे। कुछ 0.32% का स्टेक था उनका। इसी तरह चीन में भी एक कंपनी में उनका 0.37% का स्टेक था। इन दोनों ही स्टेक को बेच दिया गया है और अब नॉर्वे अपना इन्वेस्टमेंट लेके बाहर हो चुका है। उसका कहना यह है कि म्यांमार को जो हथियार बेचे जा रहे हैं, ये कंपनियां, चीन की कंपनी और भारतीय कंपनी इसमें इन्वॉल्व है, जो कि इंटरनेशनल लॉस के खिलाफ है और इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। इसी के विरोध में वो अपना स्टेक पूरा निकाल रहे हैं। कोई बात नहीं, स्टेक निकालो, कोई और खरीदने वाला आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हथियार बेचने में जो फायदा है वो दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में नहीं है। बात करते हैं इसरो की। इसरो के द्वारा फिजी के अंदर एक अपना सैटेलाइट ट्रैकिंग जो स्टेशन है उसको बनाने के लिए पूरा जो स्टडी है उसको कर लिया गया है। असल में हमारे द्वारा, इसरो के द्वारा जो आदित्य L1 लॉन्च किया जाएगा, जो कि सूर्य की परिक्रमा करने के लिए और सूर्य की स्टडी करने के लिए भेजा जाएगा, उसको ट्रैक करने के लिए इस प्रकार के कई ट्रैकिंग स्टेशन की आवश्यकता है। और दूसरे सैटेलाइट को ट्रैक करने के लिए भी इसरो के द्वारा इस प्रकार के ट्रैकिंग स्टेशन बनाए जाते हैं। इसके लिए फिजी को चुना गया है आदित्य L1 के लिए। तो फिजी के ग्राउंड स्टेशन के लिए पूरा स्टडी कर लिया गया है। वहां लगाना है नहीं लगाना है, ये दूसरी जगह स्टडी करने के बाद ही डिसाइड किया जाएगा। बात कर लेते हैं पाकिस्तान और टर्की के रिश्तों की। टर्की के द्वारा ऑगस्टा 90B सबमरीन पाकिस्तान को अब अपग्रेड करके दे दिए गए हैं। 2018 में अपग्रेडेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट निकला हुआ था, जिसमें कि टर्की की कंपनी ने इसके ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर DCNS को परास्त करते हुए, जो कि फ्रांस की कंपनी थी, उसको परास्त करते हुए इसको कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त कर लिया था और 4 साल के अंदर इसका अपग्रेड करके दे दिया है। इस अपग्रेडेशन में नए मॉडर्न सिस्टम लगाए गए हैं। एक पुराने सबमरीन में, पुराने डिब्बे में नए मॉडर्न सिस्टम लगाए गए हैं, ऐसा टर्की का कहना है। फ्रांस, जो कि पहले लगभग 1998-99 के समय में पाकिस्तान के साथ बहुत ही ज्यादा इस तरह के डिफेंस कोलैबोरेशन रखता था और उनको सबमरीन देता था, पर अब वो नहीं दे रहा है। पर ये देखा गया है कि अपग्रेडेशन के समय वो जरूर सामने आया था। व्यापार उसको भी चाहिए, उसकी कंपनी को भी चाहिए। हालांकि वो हार गया टर्की कंपनी से। अगर उनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता तो वो इसको पूरा भी करते। तो हमेशा पैसा सबसे बड़ा होता है, कोई भी परमानेंट दोस्त दुश्मन नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा हमसे जोड़ देंगे। इस वीडियो से किस सवाल से चाहो कमेंट बॉक्स में जोड़ लीजिएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।